गुड इवनिंग बच्चों। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, हम लोग क्लास 9th सोशल साइंस में हिस्ट्री स्ट्रीम को फॉलो कर रहे हैं और हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर फ्रेंच रिवॉल्यूशन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं लाइन बाय लाइन। बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोग जो टॉपिक डिस्कस कर रहे थे वो ये था 1.3 A growing middle class envisages an end to privileges। मतलब एक नए मध्यम वर्ग का उदय होने वाला था और एंड टू प्रिविलेजेस, यानी जो फ्रांस के समाज में कुछ सोशल ग्रुप्स ऐसे थे जिन्हें जन्म हो से ही सुविधाएं मिलने लग जाती थीं, यानी जन्म के आधार पर उनका सामाजिक स्तर निर्धारित किया जाता था। जैसे कि अगर आपने जमींदार परिवार में जन्म ले लिया, सामंत परिवार में जन्म ले लिया, तो आपको जन्म से ही कुछ अधिकार मिल गए। इनका अंत होने वाला था अब, ठीक है। इसको हम लोगों ने लाइन बाय लाइन डिस्कस किया था बच्चों, फर्स्ट पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ, और जिसमें हम लोगों ने कुछ जो सामाजिक चिंतक थे, दार्शनिक थे, जैसे जॉन लूके, जीन जैक्स रूसो, उनकी क्या विचारधारा थी, इसको भी हमने डिस्कस किया, ठीक है। यूएसए वाले केस को कि किस तरह से यूएसए की 13 कॉलोनीज़ ने अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया ब्रिटेन के ख़िलाफ़, ठीक है। और फिर एक नया अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन बना जिसमें कि हर व्यक्ति को गारंटी दी गई कि उसके अधिकार सुरक्षित होंगे। और ये जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन था, ये फ्रांस के राजनीतिक चिंतकों पर काफ़ी प्रभाव डालने वाला सिद्ध हुआ। राजनीतिक चिंतकों ने काफ़ी सोचा, फ्रांस के जो राजनीतिक चिंतक थे, जो राजनीतिक विचारक थे, ठीक है। अब इसके आगे ये वाला हम लोग जो आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है बच्चों, ये वाला पैराग्राफ, इसको हम लोग लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं। The ideas of these philosophers were discussed intensively in saloons and coffee houses and spread among people through books and newspaper। और बच्चों, पिछले वीडियो में जो हमने देखा कि कुछ जो दार्शनिक थे, पढ़े लिखे दार्शनिक, यानी जो पढ़े लिखे विद्वान, जो अपने विषय के प्रकांड विद्वान होते हैं, तो ये दार्शनिक लोगों की जो विचारधारा थी, इनके विचारों को आम लोगों के बीच में इन पर चर्चा होने लगी। चाहे वो बार्बर का सैलून हो जहाँ पे बाल कटता है, या कॉफ़ी हाउस हो, चाय कॉफ़ी की चुस्कियों के साथ लोग आपस में डिस्कस करने लगे उनके विचारों को, ठीक है। इसके अलावा किताबों में, न्यूज़पेपर्स में आर्टिकल्स छपने लगे और बहुत ही गर्मा गर्मी से इनके विचारों पर मंथन होने लगा आम लोगों के बीच में। कि ये जो बोलते हैं कि मतलब गवर्नमेंट बाय कंसेंट, या फिर रिप्रेजेंटेटिव्स, एबॉलिशन ऑफ मोनार्की, इन सब की बात करते हैं कि ये राजतंत्र समाप्त हो जाना चाहिए। सरकार का मतलब आम जनता होती है, आम जनता अपने प्रतिनिधि चुने, प्रतिनिधि फिर उस सरकार चलाएं, सबके लिए बराबर का कानून हो, कानून के सामने सब बराबर हों, एक संविधान हो, कॉन्स्टिट्यूशन हो। इस तरह की जो बातें इन विचारकों ने जो अपनी किताबों में लिखी, उन पर विचार होने लगा।
आम लोगों के बीच में डिस्कशन, डिबेट होने लगा। These were frequently read aloud in groups for the benefit of those who could not read and write. अब उस समय बच्चों यूरोप की स्थिति भी भारत मतलब जो हम आज तो बहुत अच्छा हो गया। पहले जो भारत था 1947 से पहले का जो भारत में साक्षरता का प्रतिशत बहुत कम था, यानी पढ़े लिखे लोग बहुत कम थे भारत में, बहुत कम। अधिकतर अनपढ़ लोग थे जिनको अक्षर ज्ञान नहीं था, पढ़ना लिखना नहीं आता था। बच्चों लगभग ऐसी ही स्थिति यूरोप की भी थी। यूरोप में जो गरीब थे, मज़दूर थे, किसान थे, है ना, उनमें अधिकतर महिलाएं अधिकतर पढ़ी लिखी नहीं होती थीं और पढ़े लिखे लोग वो नहीं होते थे। तो अब क्या था कि जो लोग पढ़े लिखे थे, किताबों को पढ़ सकते थे, समझ सकते थे, तो वो पब्लिकली, जैसे किसी चाय कॉफ़ी की दुकान पे, कहीं भी चट्टी चौराहे कहीं पर भी बैठकर वो उन किताबों को, न्यूज़पेपर को पढ़ते थे ज़ोर ज़ोर से, और ऐसे लोगों को पढ़ के सुनाते थे जो पढ़ना लिखना नहीं जानते थे। पढ़ते थे, उनको समझाते थे कि देखो फलाने विद्वान ने ये लिखा है, ऐसा होना चाहिए, ठीक है। The news that Louis XVI planned to impose further taxes to be able to meet the expenses of the state generated anger and protest against the system of privileges. और जब ये समाचार लोगों के बीच में फैला कि हमारा जो राजा है लुई 16 वो योजना बना रहा है नए टैक्स लादने का, नए टैक्स इम्पोज करने का, है ना, ताकि सरकार अपने खर्चों के लिए पैसा जुटा सके। इस समाचार ने लोगों के बीच में क्रोध, गुस्सा, विरोध, ठीक है, की भावना जगा दी अगेंस्ट द सिस्टम ऑफ प्रिविलेजेस। मतलब ये जो राज व्यवस्था थी, सुविधाएं प्रदान करने की जो राज व्यवस्था, सुविधाएं प्रदान करने की राज व्यवस्था मतलब कुछ ऐसे लोगों को जो कुछ नहीं करते, कुछ भी नहीं करते, जिनके पैर में मिट्टी का एक कण नहीं लगता था, लेकिन वो ज़मीनों के मालिक होते थे। वो कुछ भी मेहनत नहीं करते थे, मेहनत किसान करते थे, लेकिन वो घर पे बैठे बैठे सुविधाएं उठाते थे, सुविधाओं को भोगते थे, सुविधाओं का आनंद लेते थे, उनके पास अधिकार होता था। और सबसे बड़ी बात, इतनी इनकम, इतना आमदनी करने के बाद भी वो टैक्स नहीं देते थे। तो इन सब के खिलाफ आम लोगों के बीच में एक विरोध, एक गुस्सा जन्म लेने लगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों। बहुत इंटरेस्टिंग है बच्चों, ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, आप इसको पढ़िए, है ना। लोग बोलते हैं कि हिस्ट्री बहुत बोरिंग होती है। बच्चों हिस्ट्री बोरिंग नहीं होती है, हिस्ट्री हमको बहुत सारी चीज़। अब बताओ आपको, अब ये चैप्टर पढ़ने पे आपको यूरोप के समाज के बारे में पता चल रहा है। यूरोप का समाज भी हमारे जैसा ही था। तो अब हम कंपैरिजन करते हैं कि यूरोप के लोगों ने तो अपनी तरक्की कर ली, यूरोप के लोगों ने तो तरक्की कर ली, वो भी अनपढ़ थे, वो भी दबे कुचले थे, वहाँ पर भी राजाओं का शासन था, लेकिन उन्होंने देखो आज वो कितने आगे, हमसे 50 साल आगे हैं वो, और आज हम देख लो कैसे हैं। तो अब आप एनालाइज कर सकते हैं, उसका विश्लेषण कर सकते हैं कि हमारे अंदर कौन सी कमियां रह गईं और उन लोगों के अंदर ऐसा क्या था, कौन सी विशेषताएं थीं कि उन्होंने ऐसा कर लिया। तो बच्चों ये हम अपने में सुधार कर सकते हैं इन सबको पढ़। तो हिस्ट्री इसीलिए पढ़ी जाती है बच्चों, इतिहास इसीलिए पढ़ा जाता है कि हम कुछ सीख सकें। हिस्ट्री मतलब अनुभव, हिस्ट्री मीन्स एक्सपीरियंस। तो लोग अनुभव से सीखते हैं, तो वही इतिहास हमें सिखाता है कि हमें आगे कैसा बनना है। चलो भाषण बहुत हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। तो सेकंड नंबर हेडिंग है बच्चों, द आउटब्रेक ऑफ द रिवॉल्यूशन, यानी क्रांति की शुरुआत हुई, कैसे हुई ये पढ़ेंगे। फ्रांस की जो क्रांति हुई वो कैसे हुई, शुरुआत उसकी कैसे हुई। देखो
Louis XVI had to increase taxes for reasons you have learnt in the previous section. पिछले सेक्शन में आपने पढ़ा कि फ्रांस का राजा लुईस 16 टैक्स बढ़ाना चाहता था, कर बढ़ाना चाहता था, तो वो क्या कारण थे ये आपने पढ़ लिए थे. हाउ डू यू थिंक ही कुड हैव गॉन अबाउट डूइंग दिस? और वो आप क्या समझते हो, क्या सोचते हो, वो ये काम वो किस तरह से कर सका? In France of the old regime, the monarch did not have the power to impose taxes according to his will alone. 1789 1789 से पहले का जो फ्रांस था, यानी जो राजतंत्र वाला फ्रांस जिसमें राजा का शासन चलता था, उसमें राजा के पास ये पावर नहीं होती थी कि वो अकेला अपने कॉन्सेंट से, अपनी मर्जी से, अपने अथॉरिटी, अपने एकाधिकार से आदेश निकाल दे कि भैया कल रात के 12 बजे या आज रात के 12 बजे से लोगों पर ये नया टैक्स लगाया जाता है. नहीं, उसके पास ये पावर नहीं होती थी अकेले. तो आखिर फिर वो उस राजा टैक्स फिर कैसे इंट्रोड्यूस करता था, कैसे नया टैक्स वो लगाता था? आगे पढ़ते हैं, समझ में आ जाएगा. रादर ही हैड टू कॉल अ मीटिंग ऑफ द स्टेट्स जनरल विच वुड देन पास हिज प्रपोजल फॉर न्यू टैक्सेस. राजा को एक सभा बुलानी पड़ती थी. सभा, उस सभा का नाम था एस्टेट्स जनरल. और एस्टेट जनरल सभा बुलाकर राजा उसमें प्रपोजल रखता था, प्रस्ताव रखता था नए टैक्स का कि भैया ऐसे ऐसी बात है, ऐसे ऐसे खर्चे हमारे बढ़ गए हैं, खजाना खाली हो गया है और हमें नया टैक्स लगाना है. ठीक है, तो एस्टेट जनरल फिर डिसाइड करती थी कि वो टैक्स इंट्रोड्यूस होगा या नहीं होगा, या कैसे होगा. अब ये स्टेट जनरल क्या थी, ये सभा क्या थी, मतलब इसको पढ़ते हैं. द स्टेट्स जनरल वॉज अ पॉलिटिकल बॉडी टू विच द 3 स्टेट्स सेंट देयर रिप्रेजेंटेटिव. बच्चों, ये जो स्टेट जनरल नाम की जो सभा थी, ये एक राजनैतिक संस्था थी. राजनैतिक संस्था, पॉलिटिकल बॉडी थी ये, राजनैतिक संस्था, जिसमें कि फ्रांस के समाज के जो 3 एस्टेट हैं, 3 एस्टेट्स, वो सभी एस्टेट अपने रिप्रेजेंटेटिव यानी अपने मेंबर्स, अपने प्रतिनिधि भेजते थे इसमें. ठीक है, जो फ्रांस का समाज 1789 से पहले जो फ्रांस का समाज था, जिसमें 3 एस्टेट्स थे. फर्स्ट एस्टेट यानी क्लर्जी, सेकंड एस्टेट में नोबिलिटी, थर्ड एस्टेट में जो 3 मेंबर, 3 लेवल थे, बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट, फिर पीजेंट्स, आर्टिसंस, और फिर सबसे लोअर जो लेबरर्स, लैंडलेस लेबरर्स, वर्कर्स, स्मॉल, वेरी स्मॉल पीजेंट्स, है ना. तो ये 3 अलग अलग स्तर थे समाज के, स्टेट्स. इन तीनों के प्रतिनिधि इस एस्टेट्स जनरल नाम की सभा में आते थे. However, the monarch alone could decide when to call a meeting of this body. हालांकि एस्टेट जनरल की मीटिंग कब बुलानी है, कहाँ बुलानी है, ये डिसाइड करने का अधिकार सिर्फ राजा के पास होता था. राजा ही उस मीटिंग को, एस्टेट जनरल की मीटिंग को कॉल कर सकता था, बुला सकता था, और कोई नहीं. The last time it was done was in 1614. और इससे पिछली बार 1789 से पिछली बार जो एस्टेट जनरल की मीटिंग हुई थी, वो हुई थी कब? 1614 में, 1614 में. अब आप सोच लो, मतलब 100 से भी ज़्यादा साल पहले, 100 से भी ज़्यादा साल पहले, 150 साल पहले के लगभग
मीटिंग हुई थी स्टेट जनरल की, ठीक है। अब क्या हुआ, नेक्स्ट पैराग्राफ बच्चों, फर्स्ट लाइन, ऑन 5 मई 1789 Louis XVI called together an assembly of the States General to pass proposal for new taxes। 5 मई 1789 को 5 मई 1789 को लुइस 16 ने, फ्रांस के राजा ने स्टेट जनरल की मीटिंग बुलाई और उसमें प्रस्ताव रखा कि भैया नया टैक्स लगाना है। A resplendent hall in Versailles was prepared to host the delegates। एक बहुत बड़ा हॉल, फ्रांस का जो महल था राजा का वर्साइलिस, उसमें बकायदा पूरी तैयारी की गई थी। डेलीगेट्स यानी जो प्रतिनिधि आने वाले थे तीनों एस्टेट्स के, उनकी मेज़बानी के लिए पूरी तैयारी की गई थी। The first and second estates sent 300 representatives each, who were seated in rows facing each other on two sides, while the 600 members of the third estate had to stand at the back। अब देखो क्या है, फर्स्ट और सेकंड एस्टेट्स यानी जो क्लर्जी और नोबिलिटी, इसके जो मेंबर्स थे 300 फर्स्ट एस्टेट के और 300 सेकंड एस्टेट के जो मेंबर्स थे, उनके लिए बकायदा बैठने का इंतज़ाम किया गया था। आमने सामने उन लोगों की चेयर लगी थी, एक तरफ फर्स्ट एस्टेट के मेंबर्स को बैठाया गया था, उसके ठीक सामने सेकंड एस्टेट्स के जो मेंबर्स थे, डेलीगेट्स थे, उनको बैठाया गया था। बकायदा वो लोग बैठे थे बढ़िया से, और 300 थे वो लोग, और 600 जो है वो थर्ड एस्टेट के मेंबर थे। थर्ड एस्टेट के मेंबर 600 थे, लेकिन उनके लिए बैठने का प्रबंध नहीं था। उनको कहा गया था कि आधे इधर खड़े हो जाओ, आधे खड़े इधर, मतलब जो लोग बैठे हैं उनके पीछे खड़े हो जाओ। फर्स्ट एस्टेट वाले बैठे हैं, उनकी सीटों के पीछे आप खड़े हो जाओ 300, और मतलब आधे खड़े हो जाओ, और जो सेकंड एस्टेट वाले हैं उनके पीछे खड़े हो जाओ, मतलब पीछे सीटों के पीछे आप खड़े रहोगे, आपको बैठना नहीं है। क्यों भैया, क्यों नहीं बैठना है? क्योंकि भाई तुम लोग छोटे हो, गरीब हो, तुम्हारा लेवल छोटा है ना। हम ज़मींदार हैं, हम राजा हैं, हम चर्च के पादरी हैं, पुजारी हैं, हम बड़े हैं, हम जन्म से ही बड़े हैं, हमारा सम्मान है। बाकी तुम लोगों का कोई सम्मान नहीं, तुम खड़े रहोगे। मीटिंग में जो भी प्रक्रिया होगी, प्रोसीडिंग होगी, उसको खड़े होकर सुनो, ठीक है। द थर्ड एस्टेट वॉज रिप्रेजेंटेड बाई इट्स मोर प्रॉस्परस एंड एजुकेटेड मेंबर। इस बार क्या था, इस बार जो थर्ड एस्टेट में जो मेंबर्स थे वो काफ़ी संपन्न थे और पढ़े लिखे थे, है ना। जो एस्टेट 150 साल पहले 1614 में जो एस्टेट जनरल की मीटिंग हुई, तो उसमें थर्ड एस्टेट के मेंबर गरीब, अनपढ़, गंवार, जिनको कुछ नहीं मालूम राजनीति, उस तरह के आए होंगे। लेकिन अब परिवर्तन हो चुका था, 150 साल बीत चुके थे, ये नया ज़माना था। उस समय के लिए तो वो नया ही ज़माना था। तो थर्ड एस्टेट के जो मेंबर्स हैं वो भी काफ़ी पैसा कमा लिए थे, मिडिल क्लास का एक नया मध्यम वर्ग जग रहा था, प्रोफेशनल्स थे, पढ़े लिखे थे, एजुकेटेड थे, राजनीति और उससे रिलेटेड चीज़ों को समझते थे, अवेयर थे, ठीक है। भले ही खड़े थे तो क्या हुआ, लेकिन वो जागरूक थे। पीजेंट्स, आर्टिसंस एंड वीमेन वर डिनाइड एंट्री टू द असेंबली। किसानों को, कारीगरों को और महिलाओं को गेट के बाहर से ही मना कर दिया गया कि भैया तुम लोग तो इस यहाँ अंदर देखने भी नहीं आ सकते, तुम लोग बाहर ही रहो।
However, their grievances and demands were listed in some 40,000 letters which the representative had brought with them. हालांकि उनकी जो परेशानियां थी, ग्रीवेंसेस, परेशानियां, उनकी मांगे, वो लिखित रूप में लगभग 40,000 पत्रों के रूप में जो रिप्रेजेंटेटिव्स लेकर आए थे अपने साथ, जो प्रतिनिधि थे थर्ड एस्टेट के, वो 40,000 के लगभग पत्रों में उनकी परेशानियां और उनकी जो मांगे थी उनको अपने साथ वो लाए थे। अब आगे देखो, एस्टेट जनरल की प्रोसीडिंग्स के बारे में आगे के पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि एस्टेट जनरल की मीटिंग या प्रोसीडिंग, उसमें किस तरह की प्रक्रिया होती थी टैक्स इम्पोज करने की। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। वोटिंग इन द एस्टेट जनरल in the past had been conducted according to the principle that each estate had one vote. This time too, Louis XVI was determined to continue the same practice. अब बच्चों सुनो, जो असली घोटाला घपला, असली घोटाला क्या था? एस्टेट जनरल जो पहले जो मीटिंग होती थी, एस्टेट जनरल की जो मीटिंग हुआ करती थी पहले, उसमें वोटिंग होती थी। यानी जैसे कोई प्रपोजल रखा जाता था, कोई प्रस्ताव रखा जाता था कि भाई कोई भी प्रस्ताव, सपोज कि टैक्स बढ़ाना है, तो उस पर वोटिंग होती थी। अब सुनो, वोटिंग कैसे होती थी? हर एस्टेट का एक वोट माना जाता था। हर एस्टेट का एक वोट माना जाता था। जैसे 3 एस्टेट हैं, 3 वोट। मेंबर कितने हैं इससे कोई मतलब नहीं। आप 300 मेंबर हो, 600 मेंबर हो, कितने भी मेंबर हो, कोई मतलब नहीं। कुल मिलाकर 3 एस्टेट का 3 वोट, 1 2 3। यानी फर्स्ट एस्टेट का 300 मेंबर हैं लेकिन सिर्फ 1 वोट। सेकंड एस्टेट में 300 मेंबर हैं लेकिन उनका वोट कितना? सिर्फ 1। और थर्ड एस्टेट में 600 मेंबर, 600 सदस्य हैं लेकिन वोट कितना? 1। ठीक। और इस बार भी, इस टाइम टू, लुईस 16 वॉज डिटरमाइंड, और लुईस 16 ने ये तय कर लिया था इस बार भी, वो एकदम अपने बात पे उसने दृढ़ निश्चय कर लिया था कि जैसा पहले से चला आ रहा है वैसा ही इस बार भी होगा। ठीक है, सेम प्रैक्टिस। But members of the third estate demanded that voting now be conducted by the assembly as a whole, where each member would have 1 vote. लेकिन इस बार जो है, जो थर्ड एस्टेट के मेंबर्स थे, उन्होंने डिमांड रखी, उन्होंने मांग रखी क्या कि भैया पिछले बार की तरह वोटिंग नहीं होगी। इस बार सारी असेंबली का हर सदस्य वोट देगा और सबका वोट अलग अलग काउंट होगा। जैसे अगर फर्स्ट एस्टेट 300 मेंबर हैं तो 300 वोट होना चाहिए, सेकंड एस्टेट 300 मेंबर हैं तो 300 वोट होना चाहिए उनका भी, और उसी तरह थर्ड एस्टेट में अगर 600 मेंबर हैं तो 600 वोट होना चाहिए। ठीक है, अलग अलग इंडिविजुअल वोट होना चाहिए, एक एक, हर मेंबर का 1 वोट, 1 मेंबर 1 वोट, है ना। एंड हैविंग सेम वैल्यू, सब वोटों की वैल्यू भी सेम होनी चाहिए। दिस वॉज वन ऑफ द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स पुट फॉरवर्ड बाय द फिलोसफर्स लाइक रूसो इन हिज बुक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। और ये जो है एक लोकतांत्रिक सिद्धांत के आधार पे था, जो कि रूसो जैसे दार्शनिकों ने, विद्वानों ने अपनी पुस्तक सोशल कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था। ठीक है। When the king rejected this proposal, members of the third estate walked out of the assembly in protest. और जब राजा ने थर्ड एस्टेट के मेंबर्स का प्रस्ताव मानने से इनकार कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, तो जो जितने भी थर्ड एस्टेट के मेंबर थे, है ना, उन्होंने वॉकआउट कर दिया। वॉकआउट यानी वो सभा से
बाहर निकल गए कि हम इस सभा को नहीं मानते, हम राजा की बात को नहीं मानते, हम यहाँ से जा रहे हैं। और ऐसा करके वो 600 मेंबर असेंबली से बाहर निकल गए। ठीक है बच्चों, आज का वीडियो यहीं तक। कल जो है इसके आगे फिर क्या हुआ इसको हम लोग पढ़ेंगे। बच्चों क्लास 9th के बच्चों के लिए ये वीडियो है। क्लास 9th के बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो पहुंचना चाहिए ताकि हर बच्चे को इसका लाभ मिले, बच्चे इसको समझ सकें। और बच्चों आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। आपको जो भी टॉपिक डिस्कस करना है, ठीक है, उसके बारे में आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ओके बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। गुड नाइट।